Yes, सभापति महोदय, you can't raise any subject any time. अध्यक्ष महोदय, सर्वप्रथम मैं गृह मंत्रालय को धन्यवाद देना चाहूंगी कि उन्होंने 4 दशक से पुराना नेपाली भाषा को भारत के संविधान के 8वें अनुसूची में जो स्थान दिलाया, उसके साथ साथ मणिपुरी और कोंकणी को भी वही इज्जत दिया और 1 करोड़ से ज्यादा नेपाली बोलने वाले भारतवासियों को जो इज्जत दी है, उसके लिए मैं सारे नेपाली बोलने वाले भारतवासी की तरफ से आपके प्रति आभार व्यक्त करना चाहूंगी। महाशय, हमारे पूर्व वक्ताओं ने जितने भी विद्वतापूर्ण भाषण दिए हैं गृह मंत्रालय के ऊपर, उसको ऊपर मैं नहीं बोलूंगी, पर एक विषय संविधान के धारा 356 की ओर मैं कुछ बोलना चाहती हूँ। कुछ दिन पहले शून्य काल के दौरान मैंने सारा सदन को इस तरफ सिक्किम में क्या हो रहा है उसका ऊपर ध्यान आकर्षण करना चाहा था। ये केंद्र और राज्य का जो संबंध है वो मधुर होना चाहिए, ये हम भी मानते हैं और उसके ऊपर हम विश्वास भी करते हैं। उस दिन भी हमने बताया था। पर महाशय, ये जब धरातल में हम आते हैं तो बात तो होता है, पर काम ऐसा नहीं होता। जब भी केंद्र में कांग्रेस ही नहीं, कोई भी पार्टी जब सत्ता में आती है तो एक प्रयास होता है कि राज्यों में विरोधी दल का पार्टी है तो उसको गिराने का प्रयास सभी का रहता है और सिक्किम जैसे छोटे राज्यों के लिए तो और भी कठिन है। अभी जो एक केंद्र का हाई हैंडेडनेस हमारे स्टेट के ऊपर हुआ है, उसके ऊपर मैं ध्यान आप आकर्षित करना चाहूंगी कि सिक्किम एक बहुत ही पीसफुल, शांतिपूर्ण राज्य है और यहाँ पे जो विकास के क्रम चल रहे हैं वो अनवरत गति से चल रहा है। तो यहाँ पे चीफ मिनिस्टर को, गवर्नर को, किसी को भी कोई सूचना दिए बगैर यहाँ के चीफ सेक्रेटरी को समय से पहले अवकाश में जाने के लिए ऑर्डर मिला है। तो ऐसा केंद्र सरकार किस तरह कर सकते हैं, इसमें मैं प्रश्न करना चाहती हूँ कि ये जो ऑफिसर को इस तरह का ऑर्डर दिया गया, आज मैं सदन के सामने कह सकती हूँ और गर्व के साथ कह सकती हूँ कि वो स्टेट में सबसे अच्छा अफसर है। राजनीतिक लोग जो भी होते हैं, लीडर्स, वो सरकार बनाने के लिए आते हैं और कभी-कभी 5 ही वर्ष में चले जाते हैं, वो उससे कम समय में भी चले जाते हैं। पर जितने भी सरकार का जो कार्यक्रम होता है उसको कार्यान्वयन कराने के लिए ऑफिसर्स होते हैं और इसमें सिक्किम का आज जो चहुमुखी विकास हुआ है, इसमें सबसे ज्यादा हाथ किसका है करके आप आज भी सिक्किम वासी से पूछेंगे तो इस ऑफिसर का नाम बताएंगे जिसको आपने आज मार्चिंग ऑर्डर दिया है। तो ये सरासर अन्याय है। तो मैं इसमें यही कहना चाहूंगी कि केंद्र और राज्यों के संबंध के तहत सरकार या कमीशन ने जो रिपोर्ट दिया है, जो सिफारिश किए हैं, इसको जल्द से जल्द लागू करना चाहिए और केंद्र और राज्य के बीच जो संबंध मधुर होना चाहिए, उसमें जो कटुता आती है इस तरह से, उसको कम करना चाहिए। महाशय, हमारे सामने 4 राज्यों को बर्खास्त किए जाने का उदाहरण है और किस परिस्थिति में किस तरह से इन राज्यों को बर्खास्त किया गया ये भी सभी को मालूम है। कुछ समय पहले एक सभा में बोलते हुए हमारे प्रधानमंत्री ने बोला था कि देश के हर एक राज्य में जब तक प्रजातांत्रिक सरकार नहीं बनेगी हम चैन के सांस नहीं लेंगे। जब वो पंजाब और कश्मीर के विषय पर बोल रहे थे तो उन्होंने बोला था, ऐसा बोला था तो हम लोग सभी ने जोश में मेज थपथपाए थे और पंजाब में बन भी गई प्रजातंत्र सरकार, कश्मीर में बनना है। पर उसके पहले ये 4 सरकार जिस तरह से बर्खास्त की गई, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और मैं केंद्र सरकार से अनुरोध करूंगी कि देश के किसी भी हिस्से में भी
वहाँ के जनता के चुने हुए लोगों को सत्ता में रहने का और जनता के भावना के मुताबिक काम करने का अधिकार मिलना चाहिए। इस तरह से केंद्र को हाई हैंडेडनेस दिखा के काम करना नहीं चाहिए। इसमें मैं एक ही बात बोल सकती हूँ कि राज्य और केंद्र यदि संविधान को मार्गदर्शन के लिए आगे रख के काम करेंगे तो ऐसे कटुता कभी भी पैदा नहीं होगी। महाशय, राष्ट्रीय एकीकरण भी गृह मंत्रालय के तहत आती है, पर आज दुख के साथ कहना पड़ता है कि राष्ट्रीय एकीकरण एक राजनीतिज्ञों का मनपसंद शब्द ही बनकर रह गया है, जो देशवासी के मन में कोई किसी प्रकार की भावना को जन्म नहीं देती। ये अपने हिसाब से अपना स्वार्थ पूर्ति करने के लिए अपने अपने हिसाब से लोग चलाते हैं। और वैसे भी हमारे देश में उचित योजना के अनुपस्थिति में हमारे नौजवान बेकारी समस्या के अंदर दब रहे हैं। और जब हमारे युवा, हमारे नौजवान बेकार है तो उनका अभाव का फायदा उठा के समाज विरोधी तत्वों उनसे अनुचित कार्य करवाते हैं। और इसमें हमारे युवा और जो जुवेनाइल डेलिंक्वेंट्स है उनके लिए भी मैं कुछ कहना चाहूंगी कि देश में आज उनके सुधार के लिए कुछ काम नहीं हो रहा है। उनको गरीबी के कारण, कुछ परिस्थिति के कारण यदि उन लोगों ने छोटा सा भी अपराध किया है तो उनको हार्डकोर क्रिमिनल के साथ रखा जाता है, और जब तक वो वहां से निकलता है तो वो भी हार्डकोर क्रिमिनल बन के निकलता है। इससे हमारे देश को बहुत भारी क्षति होता है। इसको बचाने के लिए हर एक प्रदेश में, हर एक डिस्ट्रिक्ट में ऐसे बच्चों को सुधार करने के लिए व्यवस्था किया जाना चाहिए। महिलाओं के लिए सरकार ने क्या किया है इसके लिए ज्यादा मैं नहीं कहना चाहूंगी। अभी हमारे सीपीएम के एक मित्र ने जिस तरह से बंबई में सत्ताधारी पक्ष के ही लोग किस तरह से अनुचित कार्य औरतों से, महिलाओं से करा रहा है, यही पर्याप्त है। और अभी पीछे जो एक सेमिनार हुआ था एट्रोसिटीज अगेंस्ट ह्यूमन और चिल्ड्रन के ऊपर, उसमें सरकार ने एक आंकड़े प्रस्तुत किए थे। उसमें आज जो क्राइम कमिट हो रहा है, कमिटेड जो क्राइम्स है, उसके सामने जो कन्विक्टेड हो गए हैं उनको आप देखें तो बहुत ही कम है। तो इससे लगता है कि बहुत सारे कानून बनाने से काम नहीं चलेगा यदि उसको कार्यान्वयन ठीक ढंग से नहीं होता। तो इसमें मैं केंद्र गृह मंत्रालय से यही कहूंगी कि सेंसिटाइजेशन ऑफ पुलिस फोर्स का प्रोग्राम आप चलाने जा रहे हैं, ये इसी सदन में गृह मंत्री साहब ने बोला था, इसको बहुत ही प्रभावी ढंग से और जल्द से जल्द करना चाहिए। महाशय, स्वतंत्रता सेनानियों के लिए जो सुविधा मुहैया कराया जाता है वो भी जो खास स्वतंत्रता सेनानी है उनके पास नहीं पहुंचा है। इसके लिए मैंने एक पत्र हमारे गृह मंत्री को लिखा भी था। प्रधानमंत्री के हाथ से उनके काम को सराहना करके जो ताम्र पत्र मिले थे उनको भी ऐसा पेंशन भी नहीं मिला है। इसके लिए मेरे पास उनके एड्रेसेस भी है, वो मैं आपको दे सकती हूँ। और मैं एक ध्यान आपको आकर्षित करना चाहूंगी कि हम आज बहुत गर्व के साथ नेशनल एंथम गाते हैं, राष्ट्रीय हमारा जो गीत है वो गाते हैं। उसके अलावा भी बहुत सारे राष्ट्रीय गीत हैं, जैसे सारे जहां से अच्छा, कदम कदम बढ़ाए जा। तो आज ये जो गीत है, ये जो इसमें जो संगीत दिए हैं, इससे हमारे बच्चों छोड़कर हमें भी एक किस्म का ये गाते हुए देश के प्रति एक भावना हमारा उजागर हो जाता है। पर गीत लिखने वाले थे जैसे कि सारे जहां से अच्छा डॉक्टर इकबाल साहब ने लिखा था, और जनगण मन राष्ट्रकवि टैगोर ने लिखा था। पर इसमें संगीत किसने भरा था, आज तक हमारे देश के सरकार ने इसके पीछे कोई अनुसंधान नहीं किया। जिसने किया था वो आज भी गरीबी में रह रहा है। और इनको श्री राम सिंह ठकुरी जो आज भी जीवित है, और सुभाष चंद्र बोस के आईएनए जो आजाद हिंद फौज था, उसका वो सिंगिंग सोल्जर कहा जाता था। तो उन्होंने जब जन गण मन जब लिखा गया था,
सिंगापुर में जब सुभाष चंद्र बोस आए थे, तब जब ये गीत सैनिकों ने गाया आजाद हिंद फौज के, तो उन्होंने कहा कि जैसे कि रविंद्र संगीत में होता है, ये धीरे धीरे गाया जाता है। तो इसी के लिए सुभाष चंद्र बोस ने राम सिंह ठकुरी को बोला कि आप इसको थोड़ा अच्छे तरह से मूविंग वे में इसको संगीतबद्ध करो। तो उन्होंने इसको आज का जो प्रेजेंट ये है, टाइम लेता है, ये जिस तरह का ये बीट है, इसमें राम सिंह ठकुरी ने दिया था। इससे खुश होके सुभाष चंद्र बोस ने उनको एक वायलिन दिया था, जो आज तक उन्होंने संभाल के रखा है। तो ऐसे स्वतंत्रता सेनानियों के लिए भी देश को कुछ उचित उनके ऊपर सुविधा या तो उनके ऊपर आदर देना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। महाशय, सांप्रदायिक सद्भावना के विषय में ही मैं कहना चाहती हूँ कि आज हम अपने को भाग्यशाली समझते हैं कि नेपाली भाषा को संविधान के 8वें अनुसूची में स्थान मिल गया, पर हमारे सत्ताधारी पक्ष के मित्र ही ने कुछ मित्रों ने कोई भी कसर बाकी नहीं छोड़ा था कि इस कौम को सदा के लिए आपसी झगड़े में झोंक देने के लिए कोई कसर बाकी नहीं छोड़ा था। पर मुझे खुशी है कि वो नहीं हो सका। पर इसी के इसमें मैं कहना चाहूंगी कि दार्जिलिंग में जो DGSC दार्जिलिंग गोरखा हिल काउंसिल बना है, और वो सरासर उसका वो फेल हो गया, जैसे कि साबुद्दीन साहब ने कहा। पर उन्होंने ही नहीं, इस एकॉर्ड के सूत्रधार मैं कहूंगी, एक सूत्रधारों में से एक श्री इंद्रजीत ने हाउस में ही कहा है कि ये एकॉर्ड एक फार्स बन के रह गया है। तो इसी के दार्जिलिंग काउंसिल को ही रोल मॉडल बना के दूसरा भी आप जो भी एकॉर्ड बनाएंगे वो तो फेल होगा ही। तो इसमें मैं इतना ही कहना चाहूंगी कि जो भी आप एकॉर्ड करेंगे, जब तक आपके मन में सिंसियरिटी, ईमानदारी पूर्वक आप नहीं करेंगे, कोई भी एकॉर्ड सफल नहीं होगा। आपके मन में ईमानदारी होना चाहिए। आज दार्जिलिंग किस तरह से दार्जिलिंग के लोग पिस रहे हैं, एक तरफ गोरखा हिल काउंसिल के टेररिज्म है, दूसरी तरफ पुलिस का। तो वहां के लोग किस तरह से आज पानी के लिए तरस रहे हैं, विकास के लिए तरस रहे हैं, और राज्य सरकार केंद्र सरकार को दोषारोपण करती है, केंद्र सरकार राज्य सरकार को। तो इस बीच में वहां की जनता किस तरह से पीस रही है, ये अत्यंत दयनीय और शोचनीय अवस्था है सब। महाशय, इसके बाद मैं अखिल भारतीय तामाङ एसोसिएशन ने बहुत पहले से ही केंद्र सरकार को अपना मांग आपके सामने पेश करा है। उन्होंने भारत में जब ये अनुसूचित जाति का सूची बना था, तब उन लोगों का नाम छूट गया था, तो उनको भी अनुसूचित जाति के सूची में लगाया जाए, इसके लिए भी आप ध्यान रखेंगे, ये मैं निवेदन करूंगी। महाशय, सिक्किम के सामाजिक, जातीय, ऐतिहासिक और राजनैतिक विषमताओं को समझे बिना सिक्किम का सिटीजनशिप एक्ट तय हुआ, सिक्किम का जनप्रतिनिधि अधिनियम तय हुआ। इसके लिए सिक्किम में जो हमारे जनजाति के लोग हैं, विशेषतर भुटिया लोग, वो आज बहुत क्षुब्ध हैं। और भुटिया लोग क्षुब्ध तो हैं, पर शेरपा जाति के लोग बहुत बड़ा अन्याय के शिकार हो रहे हैं। तो इसमें मैं बहुत लंबा चौड़ा ये नहीं कहूंगी, क्योंकि मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगी कि राज्य सरकार और विभिन्न संप्रदाय के प्रतिनिधि को लेके आप एक बैठक बुलाए, मैं निवेदन करती हूँ, ताकि इनका जो भी ग्रीवांसेस है उनको रिड्रेस कर सकें। और संविधान में जनप्रतिनिधि अधिनियम, मैंने जो बोला कि सिक्किम के सभी लोगों के लिए इसमें स्थान अथवा रिजर्वेशन के लिए बहुत पहले से मांग उन्होंने कर रखे हैं, उसके लिए भी आप लोग ध्यान देंगे और इस क्षेत्र में शांति बनाए रखने के लिए कोशिश करेंगे, मैं निवेदन करूंगी। महाशय, पूर्वोत्तर राज्यों में माइनॉरिटी, लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी के ऊपर बहुत अत्याचार होता है, तो इससे लोगों को बचाने के लिए मैं केंद्र सरकार से यही निवेदन करूंगी कि बॉर्डर एरिया जितने भी हैं उसमें आप लोग एक एक इंडिविजुअल को यदि परिचय पत्र देने का आप करें, तो इन लोगों को ऐसे अत्याचारों से बचाया जा सकता है। इन्हीं सुझावों के साथ मैं आपको बहुत धन्यवाद देती हूँ, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया। धन्यवाद।